जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। माई सेल्फ साधना द्विवेदी, आई एम योर हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज आप लोगों के हिंदी व्याकरण का टर्न है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 21 का भाग 1 पढ़ाया था, यानी पदबंध के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि पदबंध किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और फिर पदबंध के भेद भी बताए थे। तो आज मैं इसके आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है वाक्य। ठीक, तो वाक्य के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो बच्चों, आगे के भाग में मैं आप लोगों को वाक्य के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों तथा भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ हो, वाक्य कहलाता है। ठीक, जैसे सुंदर बालक गेंद से खेलता है, अशोक पुस्तक पढ़ता है, मोहन भागते भागते थक गया, यह कितना सुंदर उपवन है। तो ये जितने भी वाक्य लिखे हैं ये सार्थक हैं और व्यवस्थित ढंग से लिखे गए हैं, अतः ये वाक्य हैं। ठीक है, इनसे हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या हमें बताना चाह रहा है। ठीक, तो ऐसे वाक्य जिनका अर्थ हमें समझ में आए कि वो क्या है, कैसे हैं, तो उसे कहेंगे वाक्य। ठीक है, वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक, तो उद्देश्य के बारे में सबसे पहले हम आप लोगों को बता रहे हैं कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें क्या राम के बारे में बताया जा रहा है, यानी राम जो है वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। मोर नाचता है, मोर के बारे में बताया जा रहा है, तो मोर क्या हो गया, वो उद्देश्य हो गया। शेर दहाड़ता है, शेर के बारे में बताया गया, शेर हो गया। राजन लखनऊ जाएगा, तो राजन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक, यानी इसमें इनके बारे में बताया जा रहा है। अब यह है, दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, ठीक है, अथवा कर्ता जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारने का काम किसने किया, राम ने। ठीक, तो रावण को मारा ये हो जाएगा विधेय। मोर नाचता है, मोर क्या करता है, नाचता है, तो नाचता है ये हो जाएगा विधेय। शेर दहाड़ता है, तो दहाड़ता है क्या हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा। मोहन ने श्याम को पीटा, मोहन ने क्या काम किया, श्याम को पीटा, तो मोहन के बारे में बताया गया कि उसने श्याम को पीटा, तो श्याम को पीटा क्या हो गया, ये हो गया विधेय। ठीक, तो इस तरीके से जो भी उद्देश्य के बारे में कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। फिर है उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार, कई बार वाक्य में उद्देश्य का परिचय देने वाले अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य कर्ता की विशेषता बतलाते हैं। जैसे सफेद गाय चर रही है, काला सांप पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है। ठीक है, तो उपर्युक्त वाक्यों में सफेद और काला शब्द उद्देश्य का विस्तार है। वाक्यों के ये शब्द गाय और सांप की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, फिर है विधेय का विस्तार। मूल विधेय को पूर्ण रूप के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे विधेय का विस्तार में कर्म का विस्तार करके, क्रिया का विशेषण लगाकर, फिर क्रिया विशेषण पदबंध का प्रयोग करके। ठीक है, तो जैसे सुहानी मन लगाकर पढ़ती है, बच्चों अच्छी पुस्तकें पढ़ो, छात्र आज पढ़ाया गया पाठ जोर जोर से पढ़ता है। ठीक, छात्र आज पढ़ाया गया पाठ जोर जोर से पढ़ता है। तो उपरोक्त वाक्यों में मन लगाकर, अच्छी पुस्तकें, आज पढ़ाया गया पाठ जोर जोर से, शब्द विधेय का विस्तार करते हैं। फिर है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक, 3 वाक्य होते हैं, कौन कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक, अब देखिए सरल के बारे में सबसे पहले बताया जा रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सरल वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, मतलब एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगी।
बच्चा सोता है, लड़की गेम से खेलती है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उसमें क्या होगा, सरल वाक्य होगा। ठीक। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्दों द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे गीता सो रही है और शीला खेल रही है। ठीक है। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। पिताजी नाराज ही नहीं बल्कि परेशान भी हैं। तो इस तरीके के जो शब्द दो अथवा दो शब्दों को जोड़ते हैं वहां पे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक। अब देखिए तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य, मतलब एक मुख्य वाक्य होता है और जितने भी होते हैं उस पर आश्रित वाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने, तो खाने पीने का मतलब है ये हो गया मुख्य, और इस पर क्या आश्रित है कि मनुष्य स्वस्थ बने। मेरे पास एक खिलौना है जो रिमोट से चलता है, तो जो हो गया ये रिमोट से चलता है, ये आश्रित हो गया। उस लड़की को बुलाओ जो सबसे सुंदर है। ठीक। तो उपर्युक्त वाक्यों में खाने पीने का मतलब, मेरे पास एक खिलौना है और उस लड़की को बुलाओ प्रधान उपवाक्य है, और अन्य वाक्य आश्रित उपवाक्य हैं जिन्हें कि जो आदि योजकों द्वारा जोड़ा गया है। अब देखिए वाक्य परिवर्तन। वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। मैं खाना खा कर सो गया। ठीक। तो इसमें क्या है, मैं खाना खाया और सो गया, ये हो गया संयुक्त वाक्य। उसके कहने से मैं मान गया, उसने कहा और मैं मान गया, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यानी एक वाक्य है उसको आपको दो वाक्य में, पहले दो वाक्य बनाना है, फिर उसको योजक शब्दों द्वारा जोड़ना है, तब वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वह घर जाकर सो गया, वह घर गया और सो गया। शाम होते ही वह चला गया, शाम हुई और वह चला गया। ठीक। तो इस तरीके के संयुक्त वाक्य होते हैं। फिर है सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना। मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे, मैंने वह सुंदर उपवन देखा, मैंने वह उपवन देखा जो सुंदर था। ठीक है। तुम यहाँ किस कारण आए हो, क्या कारण है कि तुम यहाँ आए हो। इस गाय पर उसे गर्व था या। ठीक। यह 10 किलो दूध देती थी। इस गाय पर उसे गर्व था क्योंकि यह 10 किलो दूध देती थी। शायद आज वर्षा हो, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। ठीक। तो इस तरीके से मिश्रित वाक्य बनाएंगे। इसके बाद आता है संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना। अब जैसे संयुक्त वाक्य दिया है तो उसको साधारण वाक्य या सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। उसने कहा और सब लोग मान गए, उसके कहने से सब लोग मान गए। वह यहाँ आया और चला गया, वह यहाँ आकर चला गया। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। तुम अस्वस्थ हो अतः पैदल नहीं चल सकते, तुम अस्वस्थ हो तुम पैदल नहीं चल सकते। ठीक है। तो इस तरीके से सरल वाक्य हो गया। अब देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। अब देखिए विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी बात के होने का अथवा काम के करने का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पुस्तकें मेरी दोस्त हैं, सोहन गाना गा रहा था, मैं खाना खा रही थी, वह खेल रहा था। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं वो विधानवाचक वाक्य होंगे। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य सबसे आसान होता है। जैसे देखिए जिन वाक्यों में क्या होता है, नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है। जिन वाक्यों से किसी बात के ना होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, रोहित आज स्कूल नहीं गया, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है। तो जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ होगा वो निषेधवाचक वाक्य होंगे। इसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य, यानी हम किसी से कुछ करवाते हैं कह के, तो वो आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे जिन वाक्यों से आज्ञा अथवा उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कक्षा से बाहर जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ,
अंदर आओ। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो क्या हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये तो आप लोग शुरू से जानते आ रहे हो। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि प्रश्न पूछने का बोध हो, तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, जिसमें क्या, कहां, कैसे, इस तरीके के शब्द होंगे। ठीक है, वह क्या कर रहा है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो इस तरीके के जो भी वाक्य होंगे वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य यानी अपनी इच्छा प्रकट करना। ठीक है, जिन वाक्यों से कहने वाले व्यक्ति की इच्छा, कामना, शुभकामना, आशा और आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चिरंजीवी हो, आशीर्वाद लोग देते हैं, सफलता आपके कदम चूमे, ठीक है, जन्मदिन मुबारक हो। तो इस तरीके के जो भी वाक्य आएंगे वो क्या होंगे, इच्छावाचक वाक्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, ये तो उसी से पता चल रहा है कि संदेह प्रकट हो। ठीक है, जिन वाक्यों के द्वारा कार्य के होने में संदेह का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। शायद हम कल दिल्ली जाएं, मतलब हमें पक्का पता ना हो, केवल उसमें संदेह हो सकता है राम कल आए। ठीक, शायद कल वर्षा हो। तो इस तरीके के जो भी वाक्य होंगे वो संदेहवाचक वाक्य होंगे। फिर है नेक्स्ट संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर राम आता तो मैं भी चलता। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। ठीक है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते। तो इस तरीके के जो भी वाक्य हैं वो संकेतवाचक वाक्य होंगे। आठवां है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा भय, शोक, विस्मय और हर्ष आदि भावों का बोध हो, उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे वाह क्या नजारा है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसे भी पहचानना आसान होता है क्योंकि इसमें विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जिस वाक्य में विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा होगा वो विस्मयादिवाचक वाक्य होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है कि वाक्य के गुण तत्व विशेषताएं। ठीक है, वाक्य के गुण तत्व विशेषताएं अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्य के विभिन्न प्रकारों से हम परिचित हो चुके, लेकिन वाक्य के निर्माण में निम्नलिखित विशेषताओं का होना अनिवार्य है। सार्थकता, पहला क्या अनिवार्य है, सार्थकता, मतलब सार्थक हो, अर्थ निकले उसका। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति यानी निकटता, पदक्रम, अन्वय। सार्थकता क्या है, वाक्य के सभी पद सार्थक होने चाहिए जिससे कहने वाले का भाव स्पष्ट हो सके। अब जैसे लिखा है वह गाय का दूध पीता है, सलोनी पत्र लिखती है, तो वाक्य क्या है, इसमें सब में अर्थ पता चल रहा है। योग्यता क्या है, वाक्य में बात समझने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। जैसे गाय घास पीती है, घास पिया जाता है, गाय घास चरती है। ठीक है, तो ये प्रयोग होगा। तो यह वाक्य सार्थक शब्दों के समूहों से तो बना है और व्याकरण की दृष्टि से उनका परस्पर संबंध भी ऐसा है कि ये एक इकाई बनाते हैं, किंतु इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि घास पीने का पदार्थ नहीं है, खाने का पदार्थ है। अतः सही वाक्य क्या होगा, गाय घास खाती है या गाय घास चरती है। ठीक है, तो इस तरीके का होगा। अब है आकांक्षा। आकांक्षा क्या है, वाक्य में आकांक्षा या जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, अर्थात वाक्य में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वाक्य पढ़ने से पता चल जाए कि इसमें क्या है, पूरा पता चल जाए। ठीक है, जैसे वह पीता है, इस वाक्य को पढ़कर यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि वह क्या पीता है। अतः वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पूर्ण जानकारी दे सके, उसमें कुछ भी जानने की इच्छा ना रहे। ठीक है, आसक्ति और निकटता, वाक्य में शब्दों को बोलते अथवा लिखते समय निकटता का होना आवश्यक है। रुक रुक कर बोलने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पदक्रम। वाक्य में पदक्रम का विशेष महत्व है। वाक्यों में पद एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, क्रम भंग होने पर अर्थ भिन्न हो जाता है।
वाक्य रचना में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को उचित क्रम में रखना चाहिए। जैसे जाकर सो गया घर अशोक, तो ये क्या हो गया, ये पदक्रम सही नहीं है, इस वाक्य में उचित पदक्रम नहीं है। यह वाक्य इस प्रकार होगा, अशोक घर जाकर सो गया। ठीक। अन्वय, अन्वय से अभिप्राय है मेल। वाक्य में पदों की परस्पर संगति अर्थात कर्ता, क्रिया और कर्म में लिंग, वचन और पुरुष का परस्पर संबंध अन्वय या अनिवार्य कहलाता है। इसके अभाव में भी अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है। फिर आता है वाक्य विश्लेषण। वाक्य विश्लेषण में क्या है कि वाक्य में आए हुए पदों को अलग अलग करके उनका पारस्परिक संबंध बताना वाक्य विश्लेषण अथवा वाक्य विग्रह कहलाता है। ठीक है। वाक्य भेद, वाक्य सरल है, मिश्रित है अथवा संयुक्त है। यदि वाक्य मिश्रित और संयुक्त वाक्य है तो उसमें प्रधान वाक्य अथवा आश्रित वाक्य कौन कौन से हैं। उद्देश्य क्या होगा, संज्ञा या संज्ञा के समान प्रयुक्त सर्वनाम अथवा सर्वनाम का पृथक निर्देश करना चाहिए। ठीक है। फिर उद्देश्य का विस्तार बताना चाहिए, वे शब्द या वाक्यांश जिनका संबंध उद्देश्य अथवा कर्ता के साथ होता है और जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं। ठीक है। फिर उद्देश्य का विस्तार 4 प्रकार के शब्दों से होता है, विशेषण से, संबंध कारक से, समानाधिकरण से, वाक्यांश से। विधेय, विधेय जो है क्या है, क्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है। क्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए। विधेय का विस्तार, वे शब्द जिनका संबंध विधेय अथवा क्रिया के साथ होता है और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है। सरल या साधारण वाक्य का विश्लेषण। सरल या साधारण वाक्य का विश्लेषण कैसे किया जाएगा। सरल या साधारण वाक्य के प्रधान 2 अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य का कर्ता वाक्य का उद्देश्य होता है, इसलिए सरल वाक्य के कर्ता और उससे संबंधित शब्दों के अतिरिक्त सभी शब्द विधेय कहलाते हैं। जैसे राम आया तो दशरथ का पुत्र राम आया। ठीक है। एक तरफ राम आया लिखा तो राम हो गया उद्देश्य, और एक में लिखा है दशरथ का पुत्र राम आया, तो दशरथ का पुत्र क्या हो जाएगा, वो दशरथ का पुत्र राम, ये उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है। तो उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपा अंश उद्देश्य तथा शेष अंश है, विधेय है। सरल वाक्यों का विग्रह। राघवन की सुंदर पत्नी सुचित्रा हरे तोते को पढ़ा रही थी। वह तुम्हें अपना शत्रु कहता है। अब देखिए, पहला क्या है, राघवन की सुंदर पत्नी सुचित्रा। उद्देश्य क्या है, सुचित्रा कर्ता है। उद्देश्य कर्ता का विस्तार, यानी उद्देश्य का विस्तार क्या होगा, राघवन की सुंदर पत्नी। विधेय क्या है, तोते को। कर्म का विस्तार क्या है, हरे। समापिका क्रिया क्या है, पढ़ा रही थी। ठीक है। दूसरे में क्या है, उद्देश्य वह। क्रिया क्या है, कहता है। कर्म क्या है, तुम्हें। पूरक क्या है, शत्रु। पूरक का विस्तार क्या है, अपना। ठीक, इस तरीके से हुआ। फिर है संयुक्त वाक्य का विग्रह। अब संयुक्त वाक्य का विग्रह कैसे करेंगे। संयुक्त वाक्य में जितने भी उपवाक्य होते हैं वे अलग करने पर स्वतंत्र सत्ता रखते हैं तथा जुड़ने पर परस्पर क्या हो जाते हैं, सहकारी माने जाते हैं। अगर जुड़ जाते हैं तो वो सहकारी हो जाते हैं। संयुक्त वाक्य का कोई उपवाक्य आश्रित उपवाक्य नहीं होता। संयुक्त वाक्य में कोई भी उपवाक्य अथवा आश्रित उपवाक्य नहीं होता। सहकारी उपवाक्यों में से एक को प्रमुख या प्रधान उपवाक्य मान लिया जाता है। अब जैसे मेरे भाई का नाम राजेश है और तुम्हारी बहन का नाम रीमा है। अब प्रधान उपवाक्य क्या हो गया, मेरे भाई का नाम राजेश है। योजक क्या हो गया, और हो गया। स्वतंत्र सहकारी उपवाक्य क्या हो गया, तुम्हारी बहन का नाम रीमा है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की पर तुम ना आए। प्रधान उपवाक्य हो गया, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। योजक हो गया पर। स्वतंत्र सहकारी उपवाक्य क्या हो गया, तुम ना आए। ठीक। अब इसके बाद आता है मिश्रित वाक्यों का विग्रह। मिश्रित वाक्यों का विग्रह किस प्रकार से करेंगे, विग्रह यानी अलग करेंगे। ठीक है। मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य प्रमुख या प्रधान उपवाक्य होता है, क्योंकि इसी के द्वारा मूल अथवा मुख्य बात कही जाती है। ठीक है।
मिश्रित वाक्य में एक या अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब जैसे राम ने कहा कि लक्ष्मण अपराजेय है, तो प्रधान उपवाक्य हो गया राम ने कहा, संज्ञा उपवाक्य हो गया लक्ष्मण अपराजेय है, योजक हो गया कि, प्रयोजक हो गया कहा। ठीक है। जिस पुरुष ने लाल कमीज पहनी है वह मेरा भाई है, प्रधान उपवाक्य हो गया वह पुरुष मेरा भाई है। ठीक है। विशेषण उपवाक्य हो गया जिसने लाल कमीज पहनी है, योजक हो गया जिस, ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल पड़ी, तो प्रधान उपवाक्य गाड़ी चल पड़ी। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है, ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, योजक क्या है, ज्यों ही। इसके बाद आता है वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण क्या है, एक से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में बदलना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। अब जैसे लिखा है राम ने पुस्तकें बैग में रखी, राम ने बैग उठाया, राम पढ़ने चला गया। ठीक। अब ये 3 वाक्य हैं, अब तीनों वाक्यों को एक वाक्य में लिखना है। ठीक है। वाक्य संश्लेषण देखिए, राम ने पुस्तकें बैग में रखी और उसे उठाकर पढ़ने चला गया, तीनों वाक्य एक में हो गया, तो ये कहलाता है वाक्य संश्लेषण। ओके। तो यहां पर देखिए आप लोगों ने क्या क्या सीखा, शब्दों का व्यवस्थित तथा सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है। तो सबकी परिभाषा और उदाहरण सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, जो भी एक्सरसाइज है, वो आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा तथा उसको याद भी कर लीजिएगा। आगे के पाठ में मैं आप लोगों को आगे के टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है। तो आगे की वीडियो में चैप्टर 22 पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।